अंकित और मैं आज वहां जाने वाले थे। घर पर आयुष बेहोश पड़ा था। रात 11 बजे मैं शिवाजी नगर स्टॉप के पास अंकित से मिला। हम बाइक से संगम ब्रिज तक पहुंचे। आज भी वह ब्रिज वैसा ही सुनसान था। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। सामने वह बड़ा पीपल का पेड़ दिखने लगा। दादा, देखो, उसी पेड़ के पास उस रात वह गाड़ी खड़ी थी। मैंने अंकित को सचेत किया। सुनो, बाइक थोड़ी दूर रोकते हैं, वहां तक पैदल जाएंगे ताकि सही अंदाजा लग सके, अंकित ने कहा। मैंने वैसा ही किया। बाइक पेड़ से थोड़ी दूर खड़ी की और हम दोनों धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़े। लेकिन वहां कोई नहीं था, न ही वह सैंडविच की गाड़ी। आज तो यहाँ कोई नहीं है, अंकित बोला। थोड़ा इंतजार करते हैं, मैंने कहा। हम वहाँ लगभग 1 घंटे तक खड़े रहे, लेकिन कोई नहीं आया। अब आधा घंटा और बीत चुका था। बस एक बार वह मिल जाए, फिर देखो मैं उसकी क्या हालत करता हूँ, अंकित गुस्से में बड़बड़ाया। दादा, शांत हो जाओ, हमें कुछ भी पक्का नहीं पता। बिना समझे कोई कदम उठाना खतरनाक होगा, मैंने उसे समझाया। अब हम बाइक की तरफ लौटने लगे। देखो ये, अंकित ने अपनी कमर में रखा हुआ धारदार चाकू निकालकर दिखाया। आज मैं पूरी तैयारी से आया हूँ, वह बोला। मैंने अपना मुंह रुमाल से ढका और बाइक चालू की। हमने बाइक उस जगह से थोड़ी दूर खड़ी की थी, इसलिए वहाँ क्या हो रहा था हमें ठीक से नहीं दिख रहा था। लेकिन जब हमने बाइक से उस ओर देखा तो अंकित अचानक जोर से चिल्लाया, आर्यन रुक, वहाँ देख, कोई है। मैंने उस दिशा में देखा जहाँ 10 मिनट पहले कुछ भी नहीं था। अब वहाँ एक हाथ गाड़ी खड़ी थी, सैंडविच की वही गाड़ी। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हमारी ओर पीठ किए हुए। अंकित गुस्से में बाइक से कूदकर उतरा और तेजी से उस गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। मुझे डर था कि वह गुस्से में कोई अनहोनी न कर बैठे। मैं भी तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही अंकित उस गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचा, वह अचानक वहीं रुक गया। उसने हाथ में पकड़ा चाकू नीचे गिरा दिया और मेरी ओर देखकर अजीब सी मुस्कान दी। क्या खुशबू है, इतनी लाजवाब महक कि भूख लग गई। अंकित के यह शब्द सुनकर मैं सन्न रह गया। साहब, लीजिए, दूं क्या एक सैंडविच? वह बूढ़ा पीछे मुड़ा और बोला। मैंने उसकी ओर देखा और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वह बूढ़ा कमर तक नंगा था, नीचे सिर्फ एक लुंगी पहनी थी। उसकी त्वचा सांवली थी, सिर पर विरले सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर एक भयानक अजीब सी मुस्कान थी। साहब, सैंडविच दूं? वह अंकित की ओर देखते हुए बोला। हाँ हाँ, जल्दी दो, अंकित अधीरता से बोला। उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल चुके थे, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को देख रहा हो। दादा, यह तुम क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। मुझे यह जगह अब बहुत खतरनाक लग रही थी। मैं सैंडविच खाए बिना नहीं जाऊंगा। अंकित ने गुस्से में मेरा हाथ झटक दिया। उसका बर्ताव अजीब हो गया था। कुछ ही मिनट पहले तक वह सामान्य था, लेकिन अब जरूर कुछ गड़बड़ थी। बूढ़े के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने सैंडविच की प्लेट अंकित के हाथ में रख दी। अंकित, यह क्या कर रहे हो? मत खाओ, कहते हुए मैंने प्लेट नीचे गिरा दी। सैंडविच जमीन पर गिरकर मिट्टी में सन गया, लेकिन अंकित ने झट से उसे उठाया और बिना कुछ सोचे समझे खाने लगा। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भूखे जानवर की तरह गंदा, मिट्टी में सना सैंडविच मुंह में ठूंस रहा था। मैंने हाथ गाड़ी की ओर देखा और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अब वहाँ कोई नहीं था। मुझे जोर की घबराहट हुई। मैंने तुरंत अंकित के घर फोन मिलाया। हेलो, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। काका, जल्दी से संगम ब्रिज पर पहुँचिए। अंकित पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है, मैंने कहा। आर्यन, मैं अंकित का मामा बोल रहा हूँ, हम तुरंत वहाँ आते हैं। सामने से आवाज आई। हाँ हाँ, क्या सैंडविच था? मुझे और चाहिए।
अंकित विकृत हंसी हंसते हुए चिल्लाया। डर के मारे मेरा दिल हलक तक आ गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब अंकित मिट्टी खाने लगा। यह देखकर मुझसे सहन नहीं हुआ। 10 मिनट के अंदर एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से 5 लोग उतरे। उनकी कद काठी भारी भरकम थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हमारी दिशा में बढ़ने लगे। तुम आर्यन हो? एक मध्यम उम्र के आदमी ने पूछा। हाँ, आप अंकित के मामा हैं? मैंने पूछा। हाँ, कहते हुए उन्होंने बाकी 4 लोगों को अंकित को उठाकर गाड़ी में बिठाने को कहा। चलो घर, वहां जाकर सब विस्तार से बताना, उन्होंने कहा। 15 मिनट में हम उनके घर पहुंचे। अंकित को एक कमरे में कुर्सी से बांध दिया गया और आयुष पहले से ही पास के एक कमरे में कुर्सी से बंधा हुआ था। आर्यन, अब सब कुछ ठीक से बता। आखिर यह पूरा मामला क्या है? मामा ने पूछा। मैंने सब कुछ विस्तार से बताया। पीटर अंकल से लेकर अब तक हुई सारी घटनाएं। यह बहुत भयानक मामला है। यह कोई साधारण भूत प्रेत की बात नहीं लगती। यह भस्म्या का प्रकोप है। तुमने बताया कि जैसे ही अंकित उस गाड़ी के पास पहुंचा, वह सम्मोहित जैसा हो गया और वह दाढ़ी वाला बूढ़ा अचानक गायब हो गया। उन्होंने पूछा। हाँ, अंकित जैसे ही उस गाड़ी के पास पहुंचा, वह अजीब हरकतें करने लगा, शायद उस गाड़ी से आ रही गंध की वजह से। और मेरे नाक पर रुमाल था, इसलिए मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा, तुम अब घर जाओ, कल सुबह देखेंगे कि क्या करना है। उन्होंने कहा। मैं घर आया, लेकिन आज बहुत डर लग रहा था, पर अकेले रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं सो गया। रात के 2 बजे ठंड बढ़ने लगी। बिस्तर के सामने वाली खिड़की से अचानक तेज हवा अंदर आ रही थी। मैंने हल्की नींद में आंखें खोली और खिड़की की तरफ देखा। ए बच्चा, सैंडविच खाएगा? अंधेरे में बाहर से किसी की आवाज आई। मेरी रूह कांप उठी। मेरी नींद उड़ गई। मैं धीरे धीरे कांपते हुए खिड़की की ओर बढ़ा। क्या मैंने सच में आवाज सुनी या यह सपना था? मैं खुद से सवाल कर रहा था। मैं खिड़की तक पहुंचा और मोबाइल की टॉर्च जलाकर बाहर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और बिस्तर की तरफ मुड़ा। धड़ाम! खिड़की अचानक फिर से खुल गई। मैं डर के मारे पीछे मुड़ा और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अंधेरे में कोई खिड़की के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैं कांपते हुए फिर से टॉर्च ऑन किया और खिड़की पर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। ए बच्चा, सैंडविच खाएगा? यह आवाज मेरे कानों के ठीक पीछे से आई। मुझे जैसे बिजली का झटका लगा। मैं तेजी से पलटा और जो देखा उससे मेरी जान ही निकल गई। अंधेरे कोने में कोई दुबक कर बैठा था और कुछ खा रहा था। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी वहां डाली और जो दृश्य देखा उससे मेरे शरीर का खून जम गया। कोने में पीटर अंकल बैठे थे। उनका चेहरा खून से सना हुआ था। उनके हाथ में एक सैंडविच था जिसे वह भूखे जानवर की तरह खा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक घिनौनी मुस्कान दी। तभी खिड़की के बाहर से फिर वही आवाज आई। ए बच्चा, सैंडविच खाएगा? ही 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 ही। मैंने झटके से खिड़की की तरफ देखा और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। खिड़की में वही बूढ़ा खड़ा था जिसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें सैंडविच रखा था। सैंडविच पर रेंगते हुए कीड़े और अलियां थीं। वह दृश्य देखते ही मेरे पेट में मचलन होने लगी। मैंने तुरंत दूसरी तरफ देखा, लेकिन वहां भी वह बूढ़ा खड़ा था, वही सैंडविच लिए हुए। मैं घबराकर पीछे हटा, लेकिन मैं मेरे पीछे भी वही था, हाथ में वही गंदी सैंडविच वाली प्लेट लिए। मैंने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई और मैं बुरी तरह डर गया। हर तरफ वही बूढ़ा खड़ा था। मेरी चीख गले में ही अटक गई। ले बेटा सैंडविच, ले ले ले।
सारे बूढ़े एक साथ चिल्लाते हुए मेरी तरफ झपटने लगे। डर के मारे मैं पीछे हटने लगा। तभी अचानक लाइट आ गई। मैंने कोने में नजर डाली और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि पीटर अंकल की लाश दीवार से टेक लगाए बैठी थी। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनके हाथ में आधा खाया हुआ सैंडविच था। मैं जमीन पर गिर पड़ा। फोन की जोरदार रिंगिंग की आवाज से मैं चौंक कर उठा। मैं अपने बिस्तर पर था। यह बहुत डरावना सपना था, मैंने खुद से कहा। मैं उठा, देखा कि सुबह के 8 बज चुके थे। सब कुछ ठीक करके मैं आयुष के घर जाने ही वाला था कि दरवाजा बंद करते समय मेरी नजर कमरे के कोने में गई। मैं धीरे धीरे वहां पहुंचा और जो देखा उससे मेरी बोलती बंद हो गई। कोने में गिरे हुए सैंडविच के टुकड़े पर बहुत सारी चींटियां और अलियां लगी हुई थीं। मतलब मैंने जो देखा वो सपना नहीं था। मैंने जल्दी से झाड़ू से वह जगह साफ की और कमरे से बाहर निकल गया। मैं आयुष के घर पहुंचा। नीचे मामा और उनके 4 साथी खड़े थे। मामा, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हैं? मैंने पूछा। अरे, अंकित और आयुष की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। उन्हें अभी अभी नारायणपुर भेजा गया है, मामा बोले। नारायणपुर क्यों? मैंने पूछा। उधर एक सिद्ध पुरुष हैं, त्रिलोचन महाराज उनका नाम है। हम सभी उनके आश्रम के सेवक हैं, मामा ने कहा। कुछ चीजें हमें भी आती हैं, लेकिन कुछ दुष्ट शक्तियों का नाश केवल गुरुजी ही कर सकते हैं। वहाँ हमारे बस की बात नहीं है। खैर, हमें उस जगह पर जाना होगा जहाँ यह सब हुआ। हमें और जानकारी जुटानी होगी। तुम्हें भी चलना चाहिए, तुम्हारी मदद बहुत काम आएगी, मामा बोले। हम सभी उनकी गाड़ी में बैठ गए। सफर के दौरान मैंने मामा को रात में मेरे साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया। हे भगवान, इसका अंत तो सिर्फ महाराज ही कर सकते हैं, मामा ने गंभीर स्वर में कहा। हम संगम ब्रिज की उस मनहूस जगह पर पहुंचे। वहां खड़े वट वृक्ष के पास गए। चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। थोड़ा पीछे घना जंगल था और उसके पार खुला मैदान, जिसके पीछे नदी बह रही थी। खुले मैदान के बीच में एक टिन की झोपड़ी दिख रही थी। मामा, वह देखिए झोपड़ी, वहां चलकर देखते हैं। शायद कोई वहां रहता हो और हमें कुछ जानकारी मिल जाए। हम धीरे धीरे झोपड़ी के पास गए। तभी अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। मैंने आवाज लगाई, कोई है क्या? रुको, आ रही हूँ, एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। झोपड़ी के दरवाजे पर पड़ा कपड़ा हटाते हुए एक बहुत बूढ़ी औरत बाहर आई। उसका बदन एक गंदे स्वेटर से ढका था। उसके उलझे हुए बालों की जटाएं बन गई थीं। झुर्रियों से भरा चेहरा, धंसी हुई आंखें, गिरे हुए दांत, फटी हुई नौवारी साड़ी और कद भी बेहद छोटा था। क्या चाहिए बेटा? उसने अपनी गहरी आंखों से मुझे घूरते हुए पूछा। दादी, हर रात इस वट वृक्ष के नीचे एक सैंडविच की गाड़ी लगती है, उसी के बारे में पूछना था, मैंने कहा। क्या पूछना है? उसने ठंडी आवाज में कहा। मैंने उसे सारी घटना विस्तार से बताई। अरे बेटा, क्या बताऊं तुझे? वह मेरा पति था, गोपाल कदम। हम यहीं रहते थे। हर शाम वह हाथ गाड़ी लेकर वहां जाता था। मुझे आज भी याद है, पिछले महीने अमावस्या की शाम थी। मैंने उसे मना किया था, मत जा, आज का दिन ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि सैंडविच बेचकर वापस आ जाऊंगा। रात 11 बजे लौटा और जो कुछ भी दिखा उसे खाने लगा। झोपड़ी में जो लकड़ी के टुकड़े पड़े थे उन्हें भी चबाने लगा। मैं डर गई। सामने की बस्ती के तांत्रिक बाबा को बुलाया। तब पता चला कि उसने किसी तंत्र मंत्र से भरी वस्तु को अनजाने में लांघ दिया था, इसलिए वह ऐसे व्यवहार कर रहा था। लेकिन वह तांत्रिक भी कुछ नहीं कर सका। उसने कहा कि अगले दिन विशेष पूजा करनी होगी, पर रात में ही मेरे पति ने अपने ही हाथ की उंगलियां काटकर खाना शुरू कर दिया। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर भी हमला कर दिया। अगले दिन सुबह वह नदी के किनारे मरा हुआ मिला। दादी ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। दादी, धन्यवाद, आपने बहुत अहम जानकारी दी, मामा ने कहा। दादी, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? मामा के एक साथी ने पूछा। हाँ बेटा,
इतनी दूर से आए हो, कुछ तो लो। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम सब झोपड़ी में बैठो, मैं अभी आई, कहकर वह झोपड़ी के पीछे लगे नल की ओर चली गई। चलो, दादी इतनी जिद कर रही है तो अंदर चलते हैं, मामा बोले। हम जैसे ही झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए, वहाँ 2 खाट पड़ी थीं। सामने की खाट पर कोई कंबल ओढ़े दीवार की ओर मुंह करके लेटा हुआ था। झोपड़ी में घुसते ही एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। मैंने तुरंत नाक पर रुमाल रख लिया। मैं धीरे से उस खाट के पास गया और कंबल हटाया। जैसे ही मैंने अंदर देखा, मेरे होश उड़ गए। वह एक अधगला शव था। शरीर पर जगह जगह गहरे घाव थे, जैसे किसी ने मांस के टुकड़े नोच लिए हों। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वह यह कि वह शव उसी बूढ़ी औरत का था जो अभी अभी हमारे साथ बात कर रही थी। हम चारों झटपट झोपड़ी से बाहर भागे। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। आर्यन, यह बहुत डरावना मामला है। इसका मतलब उस बूढ़े आदमी ने इसका भी मांस नोच लिया था, मामा बोले। लेकिन चलो, कम से कम हमें कुछ अहम जानकारी तो मिली, मामा बोले। इतने में हमें नदी की ओर जाता हुआ एक आदमी दिखा जो अपने भैंसों को चरा रहा था। चलो देखते हैं कि उससे और कुछ जानकारी मिल सकती है क्या, मामा के एक साथी ने कहा और दौड़कर उसे रोक लिया। हम उसके पास गए और गोपाल कदम और उसकी पत्नी के बारे में पूछने लगे। अरे साहब, वो जगह बहुत खराब है। उसे भस्मिया हुआ था। किसी तंत्र मंत्र की सीमा पार कर दी थी उसने। उसके बाद उसका शव पिछले महीने नदी किनारे मिला था और उसकी पत्नी का तो अब तक कोई अता पता नहीं। रात में उसकी ठेला गाड़ी और उसकी परछाई वहाँ दिखती है। ये पता चलने के बाद से लोग दिन में भी उधर जाने से डरते हैं। आसपास के गांवों के लोग भी उस पुल से रात में जाने से बचते हैं, वो आदमी बोला। अरे भाई, उसकी बूढ़ी पत्नी तो घर में ही मरी पड़ी है, मैंने कहा। आप पुलिस को खबर कर दीजिए, वो देख लेंगे, मामा बोले। हम वहाँ से निकल पड़े। अब क्या करना है मामा, मैंने पूछा। अब नारायणपुर चलना है, गुरुजी ही इससे छुटकारा दिला सकते हैं, मामा बोले। हम फिर से उसी पेड़ के पास आए जहाँ हाथ गाड़ी थी। वहाँ से मुट्ठी भर मिट्टी लेकर मामा के सहयोगी ने उसे एक कपड़े में बांध लिया। फिर हम गाड़ी में बैठकर सीधे नारायणपुर के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि मेरी नजर पीछे चली गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे वह बूढ़ा पेड़ के पास खड़ा दिखाई दिया। मामा, पीछे देखिए, मैं चिल्लाया। उन्होंने पीछे देखा, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। ऐसे भ्रम होते हैं, तुझे भी हल्की बाधा हो गई है, उन्होंने कहा। 2 घंटे बाद हम उनके मठ पहुंच गए। घने जंगल और पहाड़ियों के बीच बहुत विशाल मठ था। एक तरफ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र था, जहां आयुर्वेद और योग से मरीजों का इलाज होता था, और दूसरी तरफ एक मंदिर था जहां पिशाच बाधा से पीड़ित लोगों का उपचार किया जाता था। हम मंदिर की ओर बने एक बड़े सदन में पहुंचे। वहां से आगे एक खुला मैदान था, जिसके बीच एक यज्ञ कुंड बना हुआ था। मैदान के किनारे पर गुरुजी का कमरा था। हम अंदर गए। गुरुजी कुछ ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। आओ मनोहर, अरे, इन दोनों की हालत गंभीर है। इन्हें एक भयानक पिशाच ने जकड़ लिया है। यह कहते कहते गुरुजी अचानक चुप हो गए। तुम भी उसी जगह से आए हो, तुरंत हौद पर जाकर स्नान कर लो। अपने कपड़े शिष्य को दे दो, वो तुम्हें पवित्र वस्त्र देगा। एक पल की भी देरी अब जानलेवा हो सकती है। हम अभी पिशाच नाशिनी यज्ञ करेंगे। हमने स्नान किया, कपड़े बदले और लौटे। तब तक गुरुजी यज्ञ कुंड के पास बैठे थे। उन्होंने एक बड़ा वृत्त बनाया जिसमें अंकित और आयुष बेहोश पड़े थे। अब मुझे बताओ, वहां से तुम्हें क्या क्या जानकारी मिली? गुरुजी ने पूछा। मैं और मामा ने उन्हें सब कुछ बताया। गुरुजी ने आंखें बंद कर लीं और कुछ क्षण बाद मंत्रोच्चार शुरू कर दिया।
अग्नि प्रज्वलित हुई। सुनो, यह विधि अत्यंत कठिन है। हम ऐसे पिशाच का नाश करने जा रहे हैं जिसकी मृत्यु भी किसी अन्य पिशाच के कारण हुई थी। इसलिए इस यज्ञ के दौरान विचित्र और भयावह दृश्य दिखाई देंगे, लेकिन ध्यान रखना, यह सब भ्रम होगा। जो भी विभत्स दृश्य दिखे उसकी अनदेखी करना और बस भगवान का नाम लेते रहना। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़कर रखना। कोई भी हाथ नहीं छोड़ेगा और वृत्त से बाहर जाने का तो सोचना भी मत। यह कहकर गुरुजी ने यज्ञ शुरू कर दिया। अग्नि में आहुतियां दी जाने लगीं। मंत्रों की गूंज से वातावरण गूंजायमान हो गया। धीरे धीरे वृत्त के अंदर का माहौल बदलने लगा। वहां घना धुआं फैलने लगा, इतना गहरा कि अगल बगल बैठे लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। ए बाला, सैंडविच लेना रे। अचानक वही भयंकर आवाज कानों में पड़ी। धुआं थोड़ा हल्का हुआ और जैसे ही मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई। वृत्त में बैठे हर व्यक्ति की जगह मुझे वही बूढ़ा दिख रहा था। वही फटा शरीर, वही लुंगी, और वो विभत्स तरीके से हंस रहा था। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, मेरा सैंडविच कहाँ है? मैंने तुरंत पीछे देखा। वृत्त के बाहर पीटर अंकल खून से सने हुए बैठे थे। उनके चारों ओर अधखाए सैंडविच का ढेर था। उनका जबड़ा फटा हुआ था, खून टपक रहा था और हाथ में एक कीड़े पड़ा सैंडविच था। वो दृश्य इतना घिनौना था कि मैंने तुरंत नजरें फेर लीं। लेकिन अब तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो बूढ़ी औरत वृत्त के बाहर खड़ी बड़बड़ा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले कहा था। मैंने नजर घुमाई तो वृत्त के अंदर चारों ओर सैंडविच बिखरे पड़े थे। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन अब वही आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, ए बाला, लेना रे ये सैंडविच। मैंने आंखें खोलीं और इस बार मेरा खुद पर से विश्वास डगमगाने लगा, क्योंकि अब वृत्त के बाहर खून और कीड़ों से भरे सैंडविच के ढेर में मैं खुद बैठा था। सैंडविच खा रहा था, लेकिन वो सैंडविच नहीं थे। उनमें कांच के टुकड़े और जंग लगे कीलें थीं। मैं खुद को खाता देख सकता था और मेरे जबड़े से खून टपक रहा था। मैं चीख पड़ा। फिर गुरुजी के शब्द याद आए, यह सब भ्रम है। मैंने आंखें बंद की और भगवान का नाम लेने लगा। अचानक भयावह चीखों की आवाजें आने लगीं। कान सुन्न पड़ गए थे, लेकिन मैं मंत्रोच्चार करता रहा। धीरे धीरे चीखें थम गईं। मैंने आंखें खोली। सब कुछ शांत था। गुरुजी उठे। विधि पूर्ण हुई। पिशाच की बाधा अब समाप्त हो चुकी है। कुछ देर बाद आयुष और अंकित होश में आ गए। अब वे सामान्य लग रहे थे। हमने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और वहां से निकल पड़े। अब सब कुछ शांत हो गया था। आज उस घटना को 1 साल हो गया था। इस 1 साल में हम कभी उस सड़क पर नहीं गए। रीटा आंटी अब रोहन के पास रहने लगी थीं, और वो भी सामान्य थीं। आयुष और अंकित भी ठीक हो गए थे, लेकिन हम सब ने सैंडविच खाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज शाम से ही कुछ अजीब लग रहा था। एक अजीब सी नकारात्मकता महसूस हो रही थी। मैं अपने कमरे में आया, थोड़ा बहुत खाया और सो गया। रात के 2 बजे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठा हो। मैं घबराकर उठा और जो मैंने देखा वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो बूढ़ा मेरे सिरहाने बैठा था। हाथ में सैंडविच की प्लेट थी और मेरे कमरे में हर जगह अधखाए सैंडविच बिखरे पड़े थे। ए बाला, लेना रे सैंडविच, हा 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 हा। मैं चीख पड़ा, लेकिन वो हंसता रहा। डर के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह उठा तो सब कुछ सामान्य था। मैंने तुरंत मामा को फोन किया। मामा, वो फिर से आ गया था। ये फिर से कैसे शुरू हो गया? हाँ आर्यन, सिर्फ तुझे नहीं, आयुष और अंकित को भी रात को वही अनुभव हुआ। गुरुजी ने बताया कि कल सर्वपितृ अमावस्या थी। पिशाच नाशिनी यज्ञ की भी सीमाएं होती हैं। वो बहुत ताकतवर पिशाच था। उसका पूर्ण नाश संभव नहीं है।
अब हर साल सर्वपितृ की रात वो तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन बाकी साल तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आज उस घटना को कई साल हो गए हैं, लेकिन हर साल सर्वपितृ की रात वो फिर आता है।